नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। और जैसा कि मैं बहुत दिनों से ये अपने सभी लेक्चर्स में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम लगा हुआ सीटेट का, तो उसमें जो इंग्लिश आती है उसकी तैयारी करा दीजिए। तो आपने देखा होगा कि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा वेटेज की अगर कोई चीज़ आती है तो वो होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज। और कई बच्चों ने कहा भी कि सर इसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेज करा दीजिए। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर बनाया जिसपे हमने कुछ और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस देखे थे और उसको करने की टेक्निक भी देखी थी, या टेक्नोलॉजी भी उसके देखी थी, क्या टेक्निक होती है वो भी देखी थी, है ना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सीटेट के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। और हम दोनों की बात करेंगे, चाहे वो प्रोज की बात करें और चाहे वो हम पोएम की बात करें, दोनों की बात करेंगे। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स और आपके सामने कह सकते हैं कि गद्यांश वाला जो एरिया होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोज, वो लेकर आए हैं, राइट। और जैसा कि यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, प्राइमरी प्लस जूनियर इंग्लिश पेडागोजी के लिए। और आप देखें तो अच्छा खासा एक वेटेज आता है से 8 नंबर का, कभी 10 नंबर का, कभी 15 नंबर का भी पैसेज आ जाता है। तो आपके वो 15 नंबर मिस ना हो, 15 में से 15 आ जाए, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो ये क्लास शेयर कर दीजिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम लगा हुआ है। और आपके लिए विशेष तौर पे मैंने कहकर ये लेक्चर थोड़ा पहले लगवाया है, राइट, ताकि आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा पाए। तो जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, सीटेड पोएम पैसेज 1 एक पोएट्री का पार्ट लिया गया है। इसको हम लोग आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाए इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बखूबी देख चुके हैं, उसको पहले देखना जो कि लेक्चर नंबर 1 है पैसेज का रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, और इसको बाद में देखना। अगर आप इस पे देख रहे हो सबसे पहले, तो इससे पहले वाले चैप्टर को यानी लेक्चर को जरूर विजिट करना, उसको पहले देख लेना फिर इसको देखना, तो ये वाला भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्योंकि यहां पर हम प्रैक्टिस बेस्ड अप्रोच पर आए हैं, सीधे सीधे पैसेज लेकर आए हैं और उसमें मैंने बताया है करने का तरीका, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो क्या लिखा हुआ है, रीड द गिवन पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, राइट। तो चलो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं और एक आइडिया जानने की कोशिश करते हैं क्या बात हो रही है, राइटर या जो ऑथर है, या हम कह सकते जो पोएट है, वो क्या कहना चाहता है। लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड मुझे कुछ दिखाता है कि ये कैसा था, नहीं पता, अभी मुझे नहीं पता क्या चीज के बारे में बात हो रही है। When the two girl cousins, जब दो गर्ल कजिन जो थी, went paddling, जा रही थी पैडल करते हुए, each one holding one of my mother's hand। इसका मतलब जो एक बात समझ में आ गई, जो लिख रहा है, जो पोएट है इस कहानी का यानी इस कविता का, वो अपनी मदर की बात कर रहा है कि ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, दोनों मेरी मम्मी का हाथ पकड़े हुए, राइट। एंड शी द बिग गर्ल, दो गर्ल है कजिन, सम 12 years और सो, उसकी उम्र बता दी इतनी होगी। फिर आगे क्या है, एंड 3 stood still to smile through their hair। यानी कि जो वो कार्डबोर्ड देख रहा है, यानी कि ऐसा समझ में आ रहा है कोई पिक्चर देख रहा है, राइट, है ना। जैसे घरों में हम लोग फ्रेम करा के पिक्चर्स लगा लेते हैं, और आजकल के ज़मानों में तो पिक्चर्स बहुत रेयरली पाई जाती हैं। पहले के ज़मानों में लोग देखते होंगे कि अपनी शादी की पिक्चर हो गई या अपने साथ अपने बच्चों की पिक्चर बड़े से फ्रेम में लगवा के टांग देते हैं, ताकि अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अब वो ज़माना चला गया, अब लोग मोबाइल और उसका लैपटॉप का यूज़ करते हैं पिक्चर्स देखने के लिए। फिर क्या कह रहा है आगे, ऑल 3 stood, 3 लोगों की बात हो रही, स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी आगे बाल आ रहे हैं, उसमें से एक स्माइलिंग बीमिंग फेस दिखाई दे रहा है, ऐसा यहां तक हम समझ में आया हमको। फिर लिखा है, एट द अंकल विद द कैमरा, अच्छा जिसने फोटो खींची है, ए स्वीट फेस, सभी मतलब कैमरे की तरफ, यानी कि जो पिक्चर है उसमें हम सामने की तरफ देख रहे हैं, ऐसे पिक्चर की बात कर रहा है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, अच्छा अपनी मम्मी की बात कर रहा ऑथर कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था, ये उस समय की बात है, यानी कि पिक्चर में जो भी दर्शाया गया था उस समय की बात है जब ऑथर लिखने वाला पैदा नहीं हुआ था, अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा, राइट। इतनी बात हमारे क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एंड द सी, समुद्र की बात हो रही है, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा लगता है जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ या सबसे कम चेंज हुआ, लेस चेंज ना, यानी कि जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ वो क्या है, सी है, विच अपियर्स टू हैव लेस चेंज और चेंज लेस।
उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। वॉश दियर टेरिबली ट्रांजिट फीट, यानी कि अपने फीट जो लोग हैं वहां पर, वो पानी जो है ना सी का, वो उनके फीट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब आगे बात कर रहा है कि कुछ 23 या 30 ईयर, 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लव, वो हंसेगी, कौन, अपनी मम्मी के बारे में, स्नैपशॉट देखकर, यानी जो पिक्चर है उसको देखकर हंसेगी। और क्या कहेगी, सी बेटी एंड डॉली, शी वुड से, वो कहेगी अपना नाम लेकर ना, बच्चों का नाम लेकर, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और कहेगी कि देखो हमने कैसा ड्रेस पहना हुआ है बीच पर, यही फोटो देखकर मेरी माँ ऐसा बोलेगी जब 20-30 साल बाद, ऐसा इमेजिनेशन कर रहा था। उसके बाद द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। अब देखिए ये जो सी हॉलीडे जहां पर घूमने के ये लोग गए थे, इनकी मदर गई थी ऑथर की, वो उसका पास्ट बन चुका है। माइन हिज हर लाफ्टर, और मेरे लिए क्या पास्ट बन चुका है, उसकी मुस्कुराहट। इसका मतलब अब कुछ ना कुछ बुरा है यहां पर। वो क्या लिखा है, बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसका मतलब ऑथर ये बताना चाहता है कि दोनों चीजें जो पास्ट की, यानी कि उसकी स्माइल हो गई, और जो उसका बीता हुआ पास्ट यानी कि जो हॉलिडे है, वो हमेशा मुझे चिंता करता है। और यहां पर चिंतित करता है। लेबर्ड ईज का मतलब क्या है, कि ऐसा लगता है ये मेरे लिए आराम वाली चीज नहीं, सुकून वाली चीज नहीं है। हालांकि मैं दर्शाने की कोशिश करता हूं कि मैं खुश हूं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट ए लॉस। इसका मतलब आगे क्या लिखा है, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि उस समय जितनी उस लड़की, जिसकी लड़की की बात हो रही थी, उस जितना वो जी हुई थी, उसके उतने ही साल बाद उसकी मदर मर गई। यानी कि अब जो ऑथर लिख रहा है वो अपनी माँ के बारे में लिख रहा है फोटो में देखकर, यानी कि उसके बचपन के बारे में लिख रहा है कि जब वो छोटी हुआ करती थी, कजिन साथ में थी, और अब बता रहा है कि अब क्योंकि उसकी मदर नहीं है तो फोटो देखकर एक तरीके से पुरानी बातों को याद कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। तो लास्ट में जो ऑथर होता है वो बहुत निराश हो जाता है और कहता है कि ऐसी परिस्थिति है कि मेरे पास और भी कुछ कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, और उसके बाद ये सिर्फ खामोशी है क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। राइट, तो ये एक समझ में आ गया कि पोएम किस बारे में थी, पोएट्री किस बारे में थी। अपनी माँ को याद करते हुए फोटो में वो देखता है और उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन देता है। अब चले आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पोएम आपको समझ में आ गई, कविता आपको समझ में आ गई, आ जाते हैं। क्या लिखा है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। कार्डबोर्ड को देखता है ना, देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट बैक। पिक्चर, एक फोटो, फोटो की बात कर रहा है। तो यहां पर फोटो फ्रेम की बात हो रही है, फोटोग्राफ की बात हो रही, कैमरा की बात हो रही, बुक की बात हो रही है। फोटो फ्रेम की बात नहीं हो रही है, फ्रेम में जो लगी हुई पिक्चर उसकी बात हो रही है, यानी कि फोटोग्राफ की बात हो रही है। बी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट हैज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरा ने क्या क्या कैप्चर किया। पोएट्स हैप्पी मोमेंट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। पोएट का चाइल्डहुड नहीं, वो तो मदर का चाइल्डहुड था ना। हैप्पी मोमेंट ऑफ पोएट एंड हिज मदर, पोएट तो पैदा भी नहीं हुआ था, सेकंड गलत हो गया। हैप्पी मोमेंट ऑफ पोएट्स फादर एंड मदर, फादर तो वहां पे थे ही नहीं फोटो में। हैप्पी मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ द पोएट्स मदर, ये वाला सही हो जाएगा। राइट, अपनी माँ का चाइल्डहुड, यानी कि जब वो पहले छोटी थी और वो पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बात कर रहा है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। What has not changed over the years, क्या चेंज नहीं हुआ ओवर द ईयर्स। देखें, मेंशन था यहां पर चेंज, देखो, एंड द सी विच अपेयर्स टू हैव चेंज लेस, सबसे कम यानी ना के बराबर चेंज हुआ, वो क्या है, सी है वो। What has not changed over the years, poets feelings नहीं, सी यस, पोइट्स मदर इन द फोटो नहीं, नन ऑफ द, ये हो जाएगा सी इन द फोटोग्राफ। समुद्र चेंज नहीं हुआ, एज इट इज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब ऐसे में क्योंकि हम इसका मीनिंग नहीं बता सकते कि ऑथर अपनी जबान में क्या कहना चाहता है,
तो हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, जो नहीं हो सकते उनको हटा देंगे। पोइट्स लाफ हैज गॉन नाउ, पोइट की हंसी जा चुकी है। नहीं, ऐसा हम लोग एक्सट्रीम केस में नहीं कहेंगे कि पोइट की हंसी जा चुकी है, राइट। वो एक लॉस की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन उसने नहीं किया कि अब मैं मुस्कुराता नहीं हूं ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पोइट्स मदर इज नो मोर नाउ, हाँ ये हो सकता है। पोइट्स हॉलीडे इज ए पास्ट नाउ, पोइट की तो हॉलीडे की बात ही नहीं कर रहा, मदर की हॉलीडे की बात कर रही है, तो हो नहीं सकता, ये भी हटा दिया। पोइट्स मदर हैज स्टॉप्ड लाफिंग नाउ, जब रही नहीं तो हम ये क्यों कहेंगे कि अब हंसना उसने छोड़ दिया है ना। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बचा क्या? पोइट्स मदर्स इज नो मोर नाउ, इसलिए अपने लॉस की बात कर रहा है, राइट। What does this circumstance refer to? पोएम में एक जगह आया था this circumstance, देखिए, हाँ, now she is been dead, यहां पे she has been वही चीज है, she has been कहें या यहां पे has लगा दे, दो बार इसमें लगा दे, कोई बात नहीं। She has been dead nearly as many years as that girl lived, कितना वो रही। And of this circumstance there is nothing to say, और ये आज प्रेजेंट की बात कर रहा है कि इस परिस्थिति में मेरे पास कुछ भी और ज्यादा कहने के लिए नहीं है। What does this circumstance refer to? देखते हैं, ऑप्शन पढ़ने से कुछ क्लियर होगा। The pain that is going to come in the future to the poet on her mother's death, फ्यूचर में क्यों आएगा भाई, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा है, राइट। Past situation of the poet of feeling pain or her mother's, नहीं, this circumstance, इस परिस्थिति में कुछ कहने लायक नहीं है, यानी कि वो प्रेजेंट में चला आया। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट ऑफ फीलिंग पेन ऑन हर मदर्स डेथ, यही होगा प्रेजेंट सिचुएशन, कि उसने क्या दिस सर्कमस्टेंसेस आई हैव नथिंग टू से, साइलेंस एंड साइलेंस, राइट, इन द एंड। प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोएट्स हैप्पीनेस, नहीं, हैप्पीनेस क्यों होगी भाई, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द पोएट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट? बताएं। क्या लग रहा है? उसने जब बताया था, पोएट ने एक जगह बताया था ना, देखें भाई, सम 20-30 ईयर्स लेटर, यानी कुछ 20-30 साल के बाद जब पोएट पैदा हो जाएगा और वो छोटा छोटा रहेगा, तो वो हंसेगी फ्रेम को देखकर, यानी कि स्नैपशॉट को, फोटो को देखकर हंसेगी। यानी कि ये बात एक तरीके से क्या कर रहा है, इमेजिनरी थिंग है ना, इमेजिनरी फोटो को देख के कह रही कि हाँ आज से 20-30 साल के बाद जब वो इस फोटो को देखेगी तो ये कहेगी, यानी कि ये पास की चीजों को याद कर रहा है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड जाना चाहिए? सार्कास्टिक नहीं, सार्कास्टिक थोड़ी है, व्यंग थोड़ी कर रहा है पोएट। बीइंग नॉस्टैल्जिक, यानी कि पुरानी चीजों को, पास्ट को अपने याद करना, नॉस्टैल्जिया जिसको हम लोग बोलते हैं, हो जाएगा। बीइंग ट्रैजिक नहीं होगा, बीइंग अनहैप्पी नहीं होगा, नॉस्टैल्जिया, उसको पुरानी बातें याद आ रही, घर की बातें याद आ रही, राइट, इसलिए बीइंग नॉस्टैल्जिक। नेक्स्ट अगला देखें, द 3 स्टैंजाज, यानी कि जो पार्ट में डिवाइड हुआ है पैराग्राफ, स्टैंजा जो थे, डिपिक्ट 3 डिफरेंट फ्रेजेस, 3 डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ हर मदर, यानी उसकी मां। व्हाट आर दे? कौन कौन से फ्रेजेस हैं? 3 डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ पोएट्स मदर लाइफ, हाँ। 3 डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ पोएट्स लाइफ, नहीं, पोएट की लाइफ का नहीं है। 3 डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ पोएट्स फादर लाइफ, नहीं। 3 डिफरेंट फ्रेजेस ऑफ पोएट्स फ्रेंड लाइफ, नहीं। मदर लाइफ, पहला वाला सही हो गया, ए वाला, राइट, ये वाला हो गया क्लियर। तो ये आपने देखा कि इसमें से 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बड़ी आसानी से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोएट्री पर, पैसेज नंबर 2, और ये भी एक कविता पर आधारित है। देखते हैं क्या लिखा है। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या लिखा है सबसे पहले समझे भाई, क्या लिखा है? आई ले इन सॉरो, मैं दुख में पड़ा हूं,
इन डीप डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस भी मेरे दिमाग में है। माई ग्रीफ ए प्राउड मैन हर्ड, एक प्राउड यानी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने वाला एक प्राउड मैन ने मुझे सुना, मेरे ग्रीफ को, मेरी जो कराहना है मेरा, या जो मैं डीप सौरो में हूँ या ग्रीफ हूँ, मैं एलर्जी जो गा रहा हूँ, शोक गीत गा रहा हूँ, उसको प्राउड मैन ने सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड, उसके लुक्स कोल्ड थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसे फर्क नहीं पड़ा कि हाँ उसको बहुत फर्क पड़ रहा हो मेरी तकलीफ को देखकर। ही गेव मी गोल्ड, अब सीधी सी बात है कि क्या होता है ना, पोएट जो होते हैं वो किसी शब्द का जब यूज करते हैं तो राइमिंग की वजह से यूज करते हैं। कोल्ड से राइमिंग ये बन रहा है गोल्ड, इसलिए पोएट ने यहां पर गोल्ड लगा दिया। जरूरी नहीं है कि उसने सोना ही उसको दे दिया हो, है ना भाई, सीधी सी बात है। कोई अगर भिखारी बैठा हुआ है, कोई चिंतित है जिसके पास खाने को नहीं है, कोई राहगीर गुजरेगा, रास्ते से गुजरेगा, तो सोना तो दे के नहीं जाएगा ना कुछ पैसा दे के जाएगा, यहां पर ये अर्थ आ रहा है। बट नॉट ए काइंडली वर्ड, दे तो दिया, मुंह घुमा के चला गया, कुछ काइंड वर्ड नहीं बोले, राइट। हालांकि यहां पे ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो काइंड वर्ड होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना, जब भी कोई ऑथर पोएट्री लिखता है ना, उसमें कभी भी ग्रामर को फॉलो नहीं करता, सिर्फ उसको राइमिंग बनानी होती, बस एक जैसा साउंड करना चाहिए। फिर क्या आगे क्या लिखा है, माई सॉरो पास्ड आई पेड हिम बैक। देखो अब सीधी सी बात है, सोना तो वापस नहीं करेगा, जो भी उसने मनी दिया था उसको देखकर डिप्रेस्ड, तो उसने वापस कर दिया। जब उसका गम चला गया तो उसने उसको वापस कर दिया, ठीक। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो गोल्ड उसने मुझे दिया था। फिर आगे क्या लिखा है, देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, फिर उसके बाद मैं खड़ा हो गया और मैंने अपना थैंक्स भी बोला उससे। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, जो उसने दान दिया उसके दान को मैंने सराहना भी किया, है ना, और मैंने उसको वापस भी कर दिया। अब आगे क्या लिखा है देखें, फिर क्या हुआ, आई ले इन वॉन्ट एंड ग्रीफ एंड पेन, फिर से बेचारा क्या हो गया, कुछ इच्छा में बंध गया, डिजायर्स में, ग्रीफ में चला गया, पेन में चला गया। फिर क्या हुआ, अब कौन आया देखो, ए पुअर मैन पास्ड माई वे, मेरे आसपास से होकर एक गरीब व्यक्ति निकला। अब उसने क्या किया, ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे हेड को पकड़ा, और ही गेव मी ब्रेड, यानी कि उसने मुझे सराहना की सांत्वना दी कि बच्चे चुप हो जाओ, ज्यादा गम ना करो, ये लो भैया ब्रेड खा लो, है ना तो ब्रेड दे दिया खाने को, और साथ में क्या गया, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे। अब यहां पे जरूरी नहीं कि ब्रेड ही दिया हो, वो ब्रेड नहीं, हो सकता है ब्रेड को, रोटी को भी तो ब्रेड बोलते हैं, हो सकता है उसने खाना दिया, और साथ में क्या दिया, ही वॉश्ड मी नाइट एंड डे, और उसने मुझे रात और दिन देखा कि मेरी स्थिति दिन पर दिन कैसी होती जा रही है, मुझमें कुछ सुधार आया कि नहीं आया, केयर किया। अब आगे क्या कह रहा है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, यानी कि अब उस अमीर व्यक्ति को तो मैंने दे दिया, जो कि एक घमंडी व्यक्ति था, उसको तो मैंने उसका पैसा वापस कर दिया, लेकिन जो केयर इसने शो कर दी, अब इसको कैसे वापस करूं, क्या कह रहा है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे साथ किया। ओह गोल्ड इज ग्रेट, यानी कि पैसा बड़ा है, उसको समझ में आया ऑथर को, बट ग्रेटर फॉर, उससे भी ज्यादा ग्रेटर क्या है, महान क्या है, इज हेवनली सिंपैथी, जो सहानुभूति उस व्यक्ति ने दिखाई वो सबसे ज्यादा बड़ी है। क्लियर, तो ये बात आप सभी लोगों के समझ में आया होगा, पूरा सार समझ में आ गया, क्या ऑथर क्या कहना चाहता था, पूरे पैसेज में क्या बात हो रही है। अब चले आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन लिखा है, हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वाज इन डीप डिस्ट्रेस। प्राउड मैन, जो पहला मैन आया था, उसने कैसे हेल्प किया था, ही गेव हिम ज्वेल्स, ज्वेलरी दी थी, ही टुक हिम होम, घर लेके गया था, पिटी दिखाई थी, नहीं, बल्कि कुछ गोल्ड वर्ड आया था, और गोल्ड का सेंस वहां पर मनी से है, राइट, ही गेव सम मनी। सी, ज्वेलरी मत लगा देना क्योंकि ज्वेलरी इंडिकेशन नहीं है, राइट, ही गेव सम मनी। नेक्स्ट, वट वॉज दैट द पोएट कैनॉट गिव, वो क्या था जो पोएट अब नहीं दे सकता। वो गोल्ड या मनी उसने लौटा दिया, लेकिन क्या नहीं दे सकता, मनी नहीं, गोल्ड नहीं, फूड नहीं, सिंपैथी नहीं दे सकता। भाई जो उसने उसका ख्याल रखा रात और दिन,
उसको सराहना किया, उसको सांत्वना दिया, वो सिंपैथी जो सहानुभूति दिखाई उस पुअर पर्सन ने, वो वापस नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज हाउ डिड द पुअर मैन टेक केयर ऑफ द पोएट। पुअर मैन ने पोएट की देखरेख कैसे की, केयर कैसे की? द पुअर मैन गेव हिम सम मनी एंड फूड, नहीं। द पुअर मैन गेव गोल्ड एंड काइंड वर्ड्स, नहीं। द पुअर मैन गेव फूड टू द पोएट एंड टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट, सही। ही टुक द पोएट होम एंड बाउंड हिज हेड, घर लेके तो नहीं गया था भैया। एंड क्या लिखा है? बाउंड हिज हेड विच वॉज हर्ट, इससे वो उसका सर दुखने लगा, ऐसा भी नहीं भैया, उसकी सहायता की थी। तो द पुअर मैन गेव फूड, ब्रेड दिया था, फूड दिया टू द पोएट एंड टुक केयर ऑफ हिम डे एंड नाइट, राइट। सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इनमें से नॉट ट्रू इसका मतलब ये हुआ, नॉट ट्रू का मतलब क्या? फॉल्स स्टेटमेंट बतानी, झूठी स्टेटमेंट बतानी। पहला पढ़ा, द पोएट रीपेड हिज डेट टू द प्राउड मैन बाय थैंकिंग हिम, सही है, ये तो सही स्टेटमेंट है ना, हमें गलत निकालनी यहां से। द पुअर मैन ब्लेस्ड द चैरिटी ऑफ द पोएट, द पुअर मैन ब्लेस्ड द चैरिटी ऑफ द पोएट, पोएट की चैरिटी को उसने ब्लेस किया। चैरिटी किसने दी थी भाई? चैरिटी तो प्राउड मैन ने दी थी, और जो दूसरा मैन आया था पुअर मैन, उसने भी कुछ ना कुछ खाना दिया उसको, है ना। पोएट ने थोड़ी दिया। द पुअर मैन ब्लेस्ड द चैरिटी ऑफ द पोएट, पोएट चैरिटी किसकी? पोएट की। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगला पढ़ते हैं। व्हेन द पोएट वाज इन सॉरो ही वॉज गिवन मनी, बिल्कुल सही, पहले वाले आदमी ने मनी दिया था, ये भी ट्रू हो गई। द पोएट सेज ही कैन नॉट रीपे द पुअर मैन फॉर हिज सिंपैथी, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। पूछ रहा फॉल्स कौन सी है, तो ये आंसर हो गया बी वाला। द पुअर मैन ब्लेस द चैरिटी ऑफ द पोएट, क्योंकि चैरिटी पोएट के दौरान नहीं थी, बल्कि पुअर मैन ने जो फूड दिया था और साथ ही साथ प्राउड मैन ने दिया था, वो चैरिटी। चैरिटी का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दान करना। Next is, which word in the poem means giving money to a person who is in need? Giving money to a person who is need, यानी कि दान किसको देते हैं? सिंपैथी दिखाने के लिए, काइंडनेस नहीं। दान क्या होता है? चैरिटी होती है, उसको तो चैरिटी बोलते हैं। Which word in the poem means giving money to a person who is, चैरिटी के लिए है ना। चैरिटी वर्ड क्यों यूज हुआ है? जो पर्सन नीड में है उसको कुछ दान देना, वही चैरिटी कहलाता है। क्लियर? ये भी पैसेज आपका सॉल्व हो गया है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोज के एक पैसेज पे, पैसेज नंबर 3, और इसमें एक स्टोरी लिखी हुई है। स्टोरी को पढ़ेंगे, समझेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। पहला क्या भी पैसेज पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कितनी आसानी से पैसेज पढ़ सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ मर्चेंट ऑफ सेरी हु सोल्ड ब्रास एंड टिन वेयर, जो ब्रास और टिन बेचते थे, मर्चेंट थे, यानी कुछ बेचने वाले, सौदागर। He used to go from place to place, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था, in order to sell his product, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। He was usually accompanied by another merchant, usually उसके साथ एक और मर्चेंट आता था, who also sold brass and tin, वो भी वही सेम चीज बेचता था। लेकिन जो सेकंड मर्चेंट था was greedy, सेकंड मर्चेंट जो था, पहले वाली बात होगी, जो सेकंड वाला था वो ग्रेडी था। He wanted everything for free, वो चाहता था कि हर कुछ उसे फ्री मिल जाए। If he bought something, he paid as little as possible, जब वो कुछ खरीदता था, जितना ज्यादा उसके लिए कम पे कर सकता था उतना करता था वो। One day when they went to a town, जब वो दोनों टाउन गए, they divided the streets between them so that none of them interferes in each other's marketing. उन्होंने अपने अपने मार्ग जो थे डिवाइड कर लिया। उसने कहा कि जैसे गली कुत्ते नहीं होते, कहते कि तुम मेरी गली में मत आना, वैसे ही इन्होंने भी अपने डिवाइड कर लिया, तुम मेरी गली में मत आना, यहाँ बेचने में, यहाँ दिखाई मत पड़ जाना वरना दौड़ा लेंगे। Both of them moved through the streets they had chosen and called tin were for sale, बेचने लगे। फिर उसके बाद grass for sale, people came out of their homes and traded with them, there lived a poor old woman, वहाँ पे एक ओल्ड women भी रहती थी, and her granddaughter अपनी पोती के साथ रहती थी in a house. Once the family had been affluent, एक बार फैमिली affluent थी, मतलब affluent का मतलब rich थी, but now a golden plate was the only expensive item left with them. लेकिन अब काफी गरीब है और उनके पास जो कुछ भी बचा हुआ है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक गोल्डन प्लेट है,
एक गोल्ड की थाली बची हुई है। द ग्रैंड मदर डिड नॉट नो, नहीं जानती थी कि दैट इट वॉज अ गोल्डन प्लेट, कि ये गोल्डन प्लेट है। हाउ एवर शी हैड केप्ट दिस प्लेट बिकॉज, हालांकि उसने अपने साथ ये प्लेट रखी थी क्योंकि ओल्ड डेज में उसके हस्बैंड जो थे, हर हस्बैंड used to eat from it, उसके हस्बैंड इससे खाया करते थे। It was placed on a shelf among the other pots and pans not in the regular use, ऐसी जगह रखी थी जहां पर ऐसे पॉट्स रखे थे, ऐसे बर्तन थे जहां पे रेगुलरली वो यूज नहीं होते थे। द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस, ग्रीडी जो मर्चेंट था सेकंड वाला, उसने कहा बाय टिन वेयर, खरीद लो भैया। द ग्रीडी मर्चेंट पास दिस हाउस कॉलिंग, उसके बाद क्या लिखा है, बाय ब्रश यूटेंसिल्स। द ग्रैंड डॉटर हर्ड द क्राइज एंड सेड टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी को बोला, दादी अम्मा प्लीज बाई समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ खरीद लो। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, चाइल्ड वी आर टू पुअर टू बाय एनीथिंग, हम इतने गरीब हैं कि हम कुछ नहीं खरीद सकते। उसके बाद इवन आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी ट्रेड करने के लिए भी नहीं है। द गर्ल सेड वी हैव वन ओल्ड प्लेट, गर्ल ने बोला कि हमारे पास एक पुरानी प्लेट पड़ी हुई, लेट्स सी व्हाट द मर्चेंट विल ऑफर फॉर द ओल्ड प्लेट, देखते हैं मर्चेंट उस ओल्ड प्लेट के लिए क्या देता है। वी डोंट यूज इट ऑफन, हम इसे अक्सर यूज नहीं करते हैं। ही विल टेक इट एंड गिव अस समथिंग दैट वी वांट, शायद हो सकता है वो इसे लेके कुछ हमें दे दे। The old woman called the merchant at the doorstep of her house. She showed him the plate and said, "Sir, will you take this plate and give something in return to this little girl?" The greedy man took the plate, और उसने ले लिया और कहा क्या, स्क्रैच करके देखा बैक साइड, उसने कहा, और उसने क्या पाया, he found that it was a golden plate, ये तो गोल्डन प्लेट थी भाई। He hoped that he would fetch it without paying anything, उसने कहा कि ये ले लेगा बाद में आके बिना कुछ दिए। He said, "Does it worth?" उसने कहा क्या इसकी कोई वैल्यू है? नॉट इवन हाफ पेनी, एक आधा सिक्का भी नहीं है इसकी वैल्यू। ही वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट, और उसने ग्राउंड पे वो प्लेट फेंक कर भाग गया। नेक्स्ट, द अदर मर्चेंट वॉज पासिंग थ्रू द हाउस, इट वॉज डिसाइडेड दैट ईदर ऑफ देम कुड गो थ्रू एनी स्ट्रीट विच द अदर हैड लेफ्ट। द मर्चेंट, भाई जो गली उसने छोड़ दिया उसमें आ सकता था वो, राइट, दोनों एक साथ नहीं आ सकते थे, ये डिसाइड हुआ था। अब जब मर्चेंट वहां पे सेम हाउस में आया, उसने कहा कि भैया ब्रास ले लो और टिन वेयर ले लो, बर्तन खरीद लो। तो लिटिल गर्ल ने फिर से आवाज सुनी और कहा कि चलो भाई देखते हैं ये वाला मर्चेंट क्या करता है हमारे साथ। ओल्ड वुमेन ने कहा, माय चाइल्ड, द मर्चेंट हु केम हियर अर्लियर वेंट अवे थ्रोइंग द प्लेट ऑन द ग्राउंड, आई हैव नथिंग एल्स टू ट्रेड इन ऑफर। गर्ल रिप्लाइड, ग्रैंडमा, दैट मर्चेंट वाज बैड टेम्पर्ड, अच्छा नहीं था। दिस मर्चेंट लुक्स नाइस, ये अच्छा लगता है। आस्क हिम, might be he will give some small tinware, कुछ दे दे। Next, the old woman accepted the idea and asked the girl to call the merchant, बुलाया। The girl showed the plate to the merchant, उसने दिखाया। As soon as the merchant took the plate in his hands, he came to know that it was of gold। जैसे ही मर्चेंट ने अपने हाथ में वो गोल्ड प्लेट ली, उसने समझ में आ गया कि गोल्ड की है। उसने कहा, this plate cannot be afforded with what all I have here। उसने कहा जो कुछ मेरे पास है अगर मैं सब कुछ तुम्हें दे दूं तब भी मैं इस प्लेट की कीमत नहीं चुका पाऊंगा क्योंकि ये गोल्डन प्लेट है। आई एम नॉट रिच इनफ टू बाई इट, मैं इतना अमीर नहीं हूं कि इस प्लेट को खरीद पाऊं। तो ग्रैंड मदर ने कहा, बट ए मर्चेंट हु केम हियर फ्यू मोमेंट्स अगो थ्रू इट, वो तो फेंक के चला गया था कबाड़ी वाला, ऑन द ग्राउंड सेइंग दैट इट वाज नॉट वर्थ, और कहता कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हम इसके लिए आपको 1 रुपया भी देके जाएं। मर्चेंट ने कहा, इट वॉज वर्थ नथिंग टू हिम, ये उसके लिए नहीं थी। इफ यू वैल्यू इट, अगर आप वैल्यू इसको करते हैं तो टेक द डिशेज यू वांट टू टेक, मेरे पास जो भी सामान आप ले सकते हैं। द लिटिल गर्ल टुक सम डिशेज ऑफ हर चॉइस, उसने ले लिया। बट द मर्चेंट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑफर, उसने कहा कि अभी मैं इसकी कीमत नहीं चुका पाया हूं, तो उसने सब कुछ दे दिया, साथ में मनी भी। ही गेव ऑल द मनी एंड हिज वेयर्स टू द ओल्ड वुमेन। ही रिक्वायर्ड 8 pennies फॉर द ट्रांसपोर्ट, सो ही आस्क्ड द ओल्ड वुमेन फॉर इट। उसको घर जाने के लिए 8 रुपए चाहिए थे। उसने कहा तुम सारा सामान ले लो, हमें सब पूरा मनी हमसे ले लो, बस 8 रुपए दे देना वो रिक्शा करने के लिए, टेम्पो बैठने के लिए ना, बैटरी रिक्शे पे। द ओल्ड वुमन रिप्लाइड, रेडली गेव हिम द अमाउंट, उस अमाउंट दे दिया। द मर्चेंट टुक द पेनीज, मर्चेंट ने लिया पैसा और उस प्लेस को छोड़ दिया। ही क्विकली वेंट टुवर्ड्स द रिवर, रिवर की तरफ गया। अरे नहीं, रिवर की तरफ गया, वहां तो रिक्शा चलेगा नहीं। एंड पेड 8 pennies, उसने 8 रुपए दिए बोटमैन को। उसने कहा कि भैया क्रॉस करा दो रिवर। सून द ग्रीडी मर्चेंट वेंट बैक टू द हाउस, फिर जो मर्चेंट था ना ग्रीडी वाला, वो आया वापस, कहने लगा when he reached the desired house, called up the girl and said, bring that plate and I will give you something for it। लेकर आओ प्लेट। द ग्रैंडमदर ने क्या कहा, no, you considered the plate worthless, but another merchant has paid a huge price for it and taken it away, it is a golden plate। Thus the greedy merchant got angry, गुस्सा आ गया सुन के।
लेफ्ट द प्लेस और भागा वहां से और उसने चिल्लाया, ड्यू टू दिस अदर मर्चेंट आई हैव लॉस्ट अ स्मॉल फॉर्च्यून, मैंने अपना जो फॉर्च्यून था, मेरा भाग्य मैंने खो दिया उस कमीनी की वजह से, दैट वॉज अ गोल्डन प्लेट। उसके बाद क्या लिखा, ही रैन डाउन टू द रिवर साइड, और रिवर साइड के पास गया, सॉ द अदर मर्चेंट इन द बोट, और चिल्लाया, हेलो बोटमैन स्टॉप योर बोट। द मर्चेंट इन द बोट आस्क्ड द बोटमैन नॉट टू स्टॉप, और जो पहले से बैठा हुआ उसने कहा, रोकना नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, रोकना नहीं, यहाँ रोकने का नहीं बिल्कुल। अकॉर्डिंग द बोटमैन डिड नॉट स्टॉप, नहीं रुका। द मर्चेंट रीच द सिटी विच वॉज द अदर साइड ऑफ द रिवर, ही सोल्ड द गोल्डन प्लेट, उसने वहां जाके सिटी में जाके गोल्डन प्लेट बेच दिया और अच्छा खासा उसने पैसा उससे कमाया अपने रहने के लिए। सो ही लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। चलो भाई, बहुत टाइम लग गया पैसेज पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वाली अप्रोच भी आजमा सकते हो कि सबसे पहले क्वेश्चंस पे, उसके बाद आप पैसेज पे अपना आंसर ढूंढ सकते हो। तो व्हाई डिड द ओल्ड वुमन रिटेन द गोल्ड प्लेट, क्यों रखी हुई थी अभी तक? शी वांटेड टू बाय समथिंग इन रिटर्न, शी डिड नॉट वांट टू कीप दैट, हर ग्रैंडडॉटर टोल्ड हर हस्बैंड यूज्ड टू ट्रेड फ्रॉम इट, हर हस्बैंड यूज्ड टू ईट फ्रॉम इट, क्योंकि उसका जो पति था वो उससे खाना खाया करता था, इसलिए रखी हुई थी एक निशानी के तौर पे, ई, राइट। नेक्स्ट, what did the first merchant do after seeing the golden plate? पहले वाले मर्चेंट ने क्या किया? सेकंड वाला तो ग्रीडी था, पहला वाला अच्छा वाला। he gave some amount for the plate, he said that the merchant who came before was right, he gave all his money and all his goods to the old woman and in return of the plate he made the old woman fool and ran away, he took 8 penny। पहला वाला देखो, सेकंड जैसे पैसेज में बात हो रही थी, उसने कहा था सेकंड वाज ग्रेडी, सेकंड वाला ग्रेडी था अगर, तो पहला वाला अच्छा था, तो उसने क्या किया था, he gave all his money and all his goods to the old woman in return of the plate, रिटर्न मतलब प्लेट के बदले उसने सब कुछ दे दिया था, राइट, सी वाला। नेक्स्ट इज, why did the greedy merchant move away angry from the old woman's place, क्यों भाग के चला गया गुस्सा के? He thought that he could not make the old woman fool, नहीं बना सका। He lost a fortune to take the golden plate. He thought that the old woman and her daughter were very cunning and wicked, बहुत चालाक थे। He could not sell the tin, नहीं। He could not rob the old woman, चुरा नहीं सका, लूट नहीं सका, ये सब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, क्योंकि उसने एक फॉर्च्यून खो दिया था। He lost a fortune to take the golden plate, ये साफ तौर पर मेंशन था, राइट। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द फर्स्ट मर्चेंट गेट एनफ मनी फॉर द लिविंग, क्योंकि अपनी प्लेट को उसने बेच दिया था ना। ही सोल्ड ऑल स्टेन एंड ब्रास वेयर्स, नहीं। ही मेट द रिचेस्ट ओल्ड, नहीं। ही गॉट ए स्पेशल पावर, नहीं। ही सोल्ड द प्लेट फॉर ए लार्ज अमाउंट, यस, ये ही सोल्ड द प्लेट फॉर ए लार्ज अमाउंट, ये तो उसके पास था ही नहीं, क्योंकि वो उसने लेडी को दे ही दिया था ऑलरेडी। नाउ द नेक्स्ट इज, why did the greedy merchant call the old plate worthless, क्यों worthless बोला कि बेकार की है? क्योंकि he wanted it without giving anything in return, yes। he thought it was old and useless, नहीं। he wanted to make the old woman fool, नहीं। he wanted to take another things free of cost, he wanted to be insisted by the woman, he wanted it without giving anything in return, पहला वाला सही होगा, क्योंकि वो उसने वर्डलेस इसलिए बताया क्योंकि वो उस चीज को लेना चाहता था बिना कुछ दिए, राइट। हाँ, नेक्स्ट, अब आ जाते हैं हमारे वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत आसान होते हैं। आप चाहें तो पहले जंप कर सकते हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत आसान होते हैं और पैसेज में हाईलाइट होते हैं। तो सिंपली क्या होता है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे कि क्या लिखा है, चूज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर, यानी कि इसका सिनोनिम बताना है इंटरफेयर्स। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, रोकना नहीं, इंटरफेयर करना किसी चीज को, यानी कि काम में बाधा डालना। रोकना नहीं, सीज करना नहीं, फिनिश करना नहीं, टर्मिनेट भी नहीं, ये तो पूरा पूरा फिनिश कर देगा ना ये चार ऑप्शन। तो क्या है, मेडल, जिसका मतलब होता है बीच में किस चीज को इंटरफेयर करना, राइट। नेक्स्ट क्या है, एकॉम्पनीड का मतलब वो मर्चेंट उसके साथ साथ रहता था। एस्कॉर्ट नहीं होगा, हेल्प नहीं होगा, अटेंड नहीं होगा, एडवर्ट नहीं होगा, बल्कि क्या, कॉन्वर्ट, जिसका मतलब होता है साथ साथ चलना, राइट। ग्रीडी का मतलब क्या होगा, ग्रीडी का सिनोनिम चाहिए। हंग्री नहीं होगा, फिनिश का मतलब ये हो तो खाना जो बहुत खाता है, इसका मतलब भी वही होता है जो खाना बहुत खाता है। क्लोज नहीं हो सकता, तो क्या बचा, रेपिशियस। अब क्या करना है, इसका ऑपोजिट वर्ड आपने देखा,
अफ्लुएंट, एक जो फैमिली थी ओल्ड फैमिली वाली, पहले रिच हुआ करते थे, अफ्लुएंट, उसका ऑपोजिट। तो इम्प्रोवाइज नहीं होगा, फेलिंग नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगा, अनसक्सेसफुल नहीं। गरीब के लिए क्या लगा दे, ये अमीर है, इस गरीब के लिए डेस्टिट्यूट, यानी जिनके पास कम पैसा होता है उसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, चीप हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू हो गया भाई। तो आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए, और कुछ भी अगर आपको समझ में आया हो अच्छा तो ज़रूर आगे शेयर करिएगा, और पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए लोगों को। और इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे। जय हिंद।